भारतीय निर्यात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आप भी लाभ लीजिए। HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड में आज ही निवेश करें। NFO 19 सितंबर 2024 को बंद होगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, डायल इंडिकेटर को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है तो आप कोई भी डायल इंडिकेटर हो आप उसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए छोटी छोटी बातें क्या होती हैं। अगर आपको कोई भी डायल इंडिकेटर रीड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इसमें लाइनें हैं, ये जो आप लाइनें देख रही हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। इसमें जो लाइनें हैं उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब वो आपको कैसे पता लगेगा, सभी डायल इंडिकेटर में आपको लिखा मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो एरो के बीच में लाइन है और यहाँ पे लिखा है 0.01 है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो जीरो है उसके बाद जो एक लाइन है उसकी वैल्यू ये है 0.01। आपको हर डायल इंडिकेटर में इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है 0 से लेकर 10 mm, यानी कि ये 10 mm तक के डिफरेंस को आपके जोग में जो होगा उसको चेक कर सकता है। तो आपको पता लग गया कि आप इसको किस प्रकार से रीड करेंगे, ठीक है। इसकी एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यानी एक लाइन की वैल्यू जब होगी 0.01 mm तो 10 लाइन की वैल्यू होगी 0.10 mm और 20 लाइन की वैल्यू होगी 20 mm। इसी प्रकार के अगर यहाँ आता है तो हमारा होगा 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो यानी कि 15 mm। अब देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी घड़ी और दिख रही है, आपको देख रहे हैं ये छोटी सी घड़ी आपको और दिख रही है। इसका क्या मतलब है, ये है हमारा रोटेशन काउंटर, ठीक है। क्या होता है, रोटेशन काउंट करता है कि आपकी नीडल कितनी एमएम घूम गई है। मान लिया कहीं आपकी इतनी नीडल घूम जाएगी, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा नीडल कितनी घूमी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रोटेशन काउंटर कैसे आपको बताता है कि आपकी नीडल जो कितनी बार घूमी, ठीक है। तो कितनी तेज घूमती है ना कि आप पता ही नहीं कर पाओगे कितना घूम गई है, ठीक है, इतनी तेज घूमती है। इसलिए दिया जाता है रोटेशन काउंटर, वो भी आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए जिसपे ये नंबर लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड पेड या फिर ग्रेजुएशन पेड। इसमें नंबर लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0। अब देखेंगे इसमें ब्लैक कलर से भी आपको नंबर मिल रहे हैं ना, और रेड कलर से भी आपको नंबर मिल रहे हैं। अब इनका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा 0 से 90 रेड कलर में और यहाँ पे लिखा 0 से 10। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, जब भी आपको कोई भी चीज आप रीड करेंगे डायल इंडिकेटर से तो उसमें आपको टोलरेंस जरूर दे जाएगा कि भाई हमारा टोलरेंस जो है, जैसे मान लिया हमारा टोलरेंस आपको प्लस माइनस में मिला है, प्लस माइनस में आपको 0.10 mm का टोलरेंस मिला है, ठीक है, कि आपके जोन में इससे ज्यादा टोलरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको टोलरेंस नहीं पता है क्या होता है तो उसको मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि टोलरेंस होता क्या है। तो टोलरेंस आपको दिया गया है प्लस माइनस 0 से 0.10 mm का, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है क्या, देखिए जब नीडल आपने 0 सेट किया इस प्रकार से और जब नीडल आपकी जाएगी देखिए 10 की तरफ यानी क्लॉकवाइज जब घूमेगी है, ठीक है। ये नीडल जब आप क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या होगा, ये आपकी रीडिंग प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। और जब ये नीडल आपकी देखिए यहाँ से इस टाइप से घूमेगी, ठीक है ना, 0 से 90 की तरफ जाएगी, ठीक है ना। 0 से जब ये 90 की तरफ जाएगी, ठीक है, 90 या फिर 80 या फिर 70 जाएगी तो वो रीडिंग क्या होगी, माइनस में होगी। जैसे मान लिया आपकी माइनस में कुछ भी रीडिंग आती है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ग्रिप जिस पे बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बेजल, ठीक है, इसको बेजल बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग पॉइंटर है, ये शॉर्ट पॉइंटर है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम बोलते हैं प्लंगर। और जहां पे आप एक बॉल लगी होती है ये होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट, जो कि आपके जोब से जाके इस प्रकार से मैच करेगा, आपको रीडिंग बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ डेस्ट कैप, इसको हम बोलते हैं डेस्ट कैप, ठीक है। किसी डायल इंडिकेटर में आपको यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लोब स्क्रू, जैसे कि कुछ इस वाले डायल इंडिकेटर में, ठीक है। दोनों इंडिकेटर सेम है, इस वाले इंडिकेटर में यहाँ पे आपको ये स्क्रू आपको मिल जाता है। अब ये क्यों होता है, ये होता है जब आपका कोई वाइब्रेशन वाला एरिया होगा ना तो वहां पे आपको इस प्रकार से 0 सेट करने के बाद इसको लो करना होगा ताकि ये हमारा जो बेजल है वो हिले नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये ना हिले। वाइब्रेशन वाली जगह में हो सकता है, मान लिया कि आपने यहाँ 0 सेट करी और आपके लिए ऐसे घूम घूम कर यहाँ पे आ जाए तो आपका इतना डिफरेंस उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वाइब्रेशन वाली जगह के लिए इस प्रकार से लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मान लिया कोई भी जॉब को आपको चेक करना है तो किस प्रकार से चेक करेंगे।
सबसे पहले जॉब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जॉब पे डायल इंडिकेटर में यहाँ पे जो है 1 mm का प्रेशर देंगे। कैसे प्रेशर देंगे, ये हमारे 0 पे है तो ये हमने इसको दबाया और 1 mm का प्रेशर दे दिया। 1 दे दें या 2 दे दें, आपको अपना हिसाब से देख लीजिए कितना mm का प्रेशर देना है। जब आप प्रेशर दे देंगे तो नीडल आपकी जहां भी होगी जहां भी रुकेगी वहां पे आपको डायल इंडिकेटर का ये जो है इसमें 0 सेट करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ 0 सेट कर लिया, देखे ना, यहाँ पे हमने 0 सेट कर लिया और हमने इसको 1 mm का प्रेशर दे दिया है। हमने कोई जॉब चेक कर रहे हैं उस प्रकार से, और उसमें इतना ज्यादा जो है डिफरेंस आ गया। हालांकि इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इतना ज्यादा डिफरेंस उसमें आ रहा है तो आप कैसे पता लगेगा वो डिफरेंस कैसा है, आप कैसे रीड करेंगे इसको बताइए। ऐसे रीड करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद मैंने आपको बताया था इसकी एक लाइन जो है 0.01 mm की है, तो यह हमारा 61, 62, 63, 64, 65। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 0.65 mm, तो क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि रोटेशन काउंटर बता रहा है आपको कि आपका जो है ये नीडल जो है 1 राउंड से ज्यादा घूम चुकी है। हमने इसको 1 पे सेट किया तो ये हमारा 2 पे आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 1 mm आपका पूरा नीडल जो है घूम चुकी है, क्योंकि हमने इसको नीडल को कहाँ सेट किया था, 1 पे सेट किया था, और ये नीडल हमारे यहाँ आ गई 2 पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 mm का रोटेशन इसमें हो चुका है, जो कि हमको पता ही नहीं चला है, ठीक है। इसीलिए रोटेशन काउंटर को दिया जाता है। जब भी आप रीडिंग लेंगे तो रोटेशन काउंटर की रीडिंग आपको लेनी होगी, ये आप याद रखिएगा। अगर आप रोटेशन काउंटर की रीडिंग नहीं लेंगे तो आप सिर्फ पॉइंट्स में रीडिंग रीड कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना होगा, इसको हमें, ये सही नहीं है तो इसमें हम लिखेंगे 1.65 mm, ये हमारा डिफरेंस इसमें आ गया है। इसमें आपको टॉलरेंस मिला है 0.10 mm का प्लस माइनस, तो क्या होगा उससे ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, हमारा जो नहीं चल पाएगा। अब दूसरी रीडिंग को ले लेते हैं, इसको फिर सेट करते हैं, 1 mm का प्रेशर देते हैं। देखिए हमने 1 mm का प्रेशर इसको दोबारा दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लिया कि कोई रीडिंग आपने ली और आपका जो है यहाँ पे आके वो रुक गया, ठीक है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि भाई हमारा जो है 10 के बाद कितना चला है, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है, 17 mm हो गया, ठीक है ना। ये 17 mm, सॉरी इसे 17 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस में, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 0.17 mm का, ठीक है। अब आपको टॉलरेंस देखना, आपको टॉलरेंस कितना mm का मिला होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये 0 से इधर जाता, मान लिया 0 से इधर जाता और यहाँ पे आता, तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ देखिए 10 के बाद यहाँ बड़ी वाली 15, 16 और फिर 17, ठीक है ना, 16 और 17। यहाँ पे आपको मिला -0.17 mm का, यहाँ पे आपको ये टॉलरेंस मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आपको ये रीडिंग मिल रही है 0.17 mm। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपका टॉलरेंस जो है कितने mm का आपको टॉलरेंस दिया गया है। अगर आपको टॉलरेंस मान लिया होता है, आपको टॉलरेंस दिया गया 0.20 mm का, ये आपको टॉलरेंस दिया गया है, प्लस माइनस इतना हमारा टॉलरेंस चल जाएगा। तो आप चल जाएगा और आपकी रीडिंग आ रही है ये 0.17 mm, 0.17 mm प्लस में और 0.17 mm माइनस में। तो क्या होगा, ये हमारा जॉब एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस हमारा इसके अंदर में है। अगर हमारा ये 21 हो जाएगा, 0.21, तो क्या होगा, वो हमारा इससे ऊपर हो जाएगा, फिर वो हमारा जॉब जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टॉलरेंस दिया जाता है हर चीज में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ट्रेंगुलर, राउंड ऑफ और हाफ राउंड, इस टाइप के सारे फाइल्स आते हैं। चिजल यानी छेनी, हिंदी भाषा में जिसे छेनी भी कहते हैं, ये ऑक्टागोनल भी होता है, जिसके लास्ट में कटिंग एज बने होते हैं। ये भी हर साइज के आते हैं। इसकी एक फेमस कंपनी अगर आप जानते होंगे टपारिया करके है, जिसे आप लोगों ने अपने इंडस्ट्री में या जहां भी यूज करते होंगे देखा होगा। अगला है पाइप रिंच। पाइप रिंच भी एक स्पैनर का ही टाइप है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्लम्ब, इसको हिंदी में साहुल के नाम से जाना जाता है या प्लम्ब बॉब भी कहते हैं। इसका उपयोग राजमिस्त्री या बढ़ई ज्यादातर करते हैं।
इसका प्रयोग स्ट्रेट है या नहीं ये चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसके स्थान पर आप लोगों ने देखा होगा स्पिरिट लेवल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर साहुल का या प्लम्ब बॉब कह लें, प्लम्ब का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हैमर एंड मैलेट्स। हैमर भी कई टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल हैमर होता है, दूसरा एक नायलॉन हैमर होता है। इसको भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मुंगरी एक प्रकार का ये हथौड़ा ही है जो प्रायः रबड़ या लकड़ी का बना होता है। इसे गांव में या नॉर्मल हिंदी के भाषा में उसको मुंगरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लायर, जिसमें कि नोज एंड सर्कली प्लायर भी आते हैं। फिर उसके बाद है सिम कटर। हर महीने 3-4 हजार। सिम कटर से सिम काटने या पतले कोई भी ऐसे सीट्स होते हैं जिसको कि काटा जाता है, उसे सिम कटर कहते हैं। इसका भी प्रयोग ज्यादातर क्लैडिंग सीट लगाने में या पतले सीट्स काटने में या सिम काटने में प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर पर है हमारा टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच का उपयोग किसी भी तरह के नट बोल्ट को कसने और खोलने के लिए एक स्पैनर के जैसा ही उपयोग करते हैं। अगर किसी नट बोल्ट को ठीक तरह से ना कसा जाए तो पुर्जे उसके ढीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे, और अगर किसी नट बोल्ट को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो उसके थ्रेड्स खराब या फिर टूट जाएंगे और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए टॉर्क रिंच का प्रयोग करके नट बोल्ट को ठीक प्रकार से टाइट करने के लिए किया जाता है। उसी तरह टॉर्क रिंच से कितना टॉर्क लगाया जाना चाहिए, जरूरत के हिसाब से उतना ही टॉर्क लगाने के लिए टॉर्क रेंच का साइज के हिसाब से स्पेसिफिकेशन भी दिया रहता है और उसी को एडजस्ट या सेट करके टॉर्क लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टूल है पंच। इसके पंच के मुख्य भाग में होते हैं हेड, पॉइंट और बॉडी। पंच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच। ज्यादातर उपयोग हम लोग डॉट पंच का और सेंटर पंच का करते हैं। डॉट पंच की बात करें तो एक कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो षटभुजाकार होती है। इसके पॉइंट का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। एंगल कम होने से गहरे तथा कम व्यास के जो पॉइंट बनते हैं वो गहरे और कम डायमीटर के बनते हैं। इसका उपयोग स्थायी मार्किंग करने के लिए या विटनेस मार्क लगाने के लिए भी किया जाता है। और कभी कभी जैसे कोई हमको सर्कल बनाना हो तो उसके सेंटर का जो पॉइंट बनाते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सेंटर पंच। ये पंच डॉट पंच के साइज से थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो पॉइंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इस पंच की लंबाई 100 mm तथा डायमीटर 10 mm तक का होता है। इस पंच का उपयोग होल के केंद्रों को लोकेट करने के लिए, मतलब जो होल का सेंटर है उसको लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह हैंड टूल्स में और भी हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर, बेंच वाइज, इस तरह के। उसके बाद हम दूसरे नंबर के टूल्स की बात करेंगे, जिसमें है मशीन्स टूल। मशीन्स टूल में सिंगल फेज हैंड ड्रिल मशीन है, हैंड एंगल ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन में भी कई पार्ट्स आते हैं, जैसे AG4, AG5 और AG7। उसी तरह पाइप कटिंग मशीन है। पाइप कटिंग मशीन में ही चॉप सॉ मशीन आता है। उसके बाद एयर ब्लोअर है, वैक्यूम क्लीनर है, हॉट गन है और बेरिंग हीटर है। बेरिंग हीटर में ये एक इंडक्शन टाइप का काम करता है, जिसमें बीच में बेरिंग लगा के इस पे करंट फ्लो कराते हैं। थोड़ी देर में बेरिंग हीट हो जाता है और इसमें मतलब बेरिंग जब भी मोटर पे चढ़ाना होता है तब यूज में लेते हैं। निकालने के लिए हीट का अलग प्रोसेस है, लगाने के लिए बेरिंग हीटर का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स। लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स की बात करें तो चैन ब्लॉक इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। चैन ब्लॉक टन में डिवाइडेड होते हैं, जैसे 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन और 10 टन। इसी तरह लिफ्टिंग टूल्स में है डी सेकल, जो कि 1 टन से लेकर 10 टन तक में आते हैं। आई बोल्ट है। आई बोल्ट भी 0.5 टन से 10 टन तक के बीच में आते हैं। ये जो 5 टन और 6 टन है, ये आई बोल्ट या चैन ब्लॉक के लोड सहने की क्षमता होती है। इसका लोड टेस्ट भी कराया जाता है। किसी चीज को लिफ्टिंग करने के लिए पॉलिस्टर या नायलॉन का लिफ्टिंग बेल्ट्स भी यूज करते हैं। ये भी 1 टन से 10 टन के बीच में आते हैं। चैन पुलर आते हैं, पुली ब्लॉक हो गए, हाइड्रोलिक जैक हो गए, स्क्रेव जैक हो गए, कपलिंग पुलर, जैसे कपलिंग निकालने के लिए भी हम लोग पुलर का यूज करते हैं। वायर रोप्स हो गए, जो कि 1/2 इंची और 1 इंची से लेकर 5, 10, 12, 16 इस तरह से कई इंची तक के वायर रोप्स भी आते हैं।
और लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स में सीलिंग्स भी आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मेजरिंग टूल इंस्ट्रूमेंट, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर वर्नियर कैलिपर है, जो कि आजकल डिजिटल भी आते हैं। अगर क्लासिकल वर्नियर की बात करें तो ये 0 से 150 और 0 से 300 mm तक के होते हैं, जिसका कि लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। उसके बाद मेजरिंग टेप आप सभी लोगों ने देखा होगा, 3 मीटर, 5 मीटर और ज़्यादा लेंथ के भी आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में इनसाइड एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर स्क्वेयर गेज होते हैं, जो कि 0 से 25 mm और 50 से 200 mm तक होते हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। उसी तरह मेजरिंग टूल्स में डायल गेज सबसे इंपॉर्टेंट, इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर, इनका भी उपयोग हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मेजर लेने के लिए करते हैं। यूटी मशीन यानी अल्ट्रासोनिक थिकनेस चेकिंग मशीन, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो इस पर भी एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है मैंने, उसका टेस्टिंग करके मैंने दिखाया है। उसका वीडियो भी आप लिंक से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड टेम्परेचर गन है, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं। बेवल प्रोटेक्टर भी एक गेज है, जो कि एंगल नापने के लिए काम आता है, जैसे ब्लेड वगैरह का एंगल नापना हो या ऐसा कोई भी सरफेस जिसका एंगल हमें नापना हो, उसके लिए बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि एक स्प्रिट लगा होता है, उसके थ्रू हम लोग एंगल निकालते हैं। इसी तरह कुछ और भी मेजरिंग टूल है जिनका उपयोग होता तो है लेकिन कम होता है, जैसे चेक्नोमीटर, मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, अर्थ लीकेज टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस चेकर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेकर, प्रेशर गेज कैलिब्रेटर, बैलेंस वेटर, साउंड लेवल मीटर। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी, जो कि मशीन टूल्स एंड टेकल के बारे में थी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हमने आपको कुछ बेहतर जानकारियां दी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस किस नंबर के बोल्ट में कितने नंबर का पाना, स्पैनर या फिर रिंच लगता है। जैसे अगर आपको इस बोल्ट को खोलना है या फिर टाइट करना है तो इसमें कितने नंबर का आपका पाना लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया है, इसी पे मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कितने नंबर के बोल्ट में कितने नंबर का पाना लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास है M4 का बोल्ट, ठीक है, यानी कि ये है M4। M4 क्या होता है दोस्तों, देखिए M होता है मीट्रिक को शो करता है, मीट्रिक यानी mm साइज का बोल्ट होगा, वो मीट्रिक को शो करेगा। M4 मीट्रिक, जैसे कि इस बोल्ट में देखिए आपको यहाँ पे M आपको देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा ना, यानी कि ये बोल्ट जो है मीट्रिक साइज का बोल्ट है, ठीक है। कौन साइज का, मीट्रिक साइज का बोल्ट है। 4 मतलब बोल्ट का डाया, कौन सा डाया, ये बोल्ट का डाया होता है, ठीक है, ये डाया होता है, यानी कि इसका डाया 4 mm का है, मतलब 4 mm, यानी कि इस बोल्ट का डाया 4 mm का है, ठीक है। यहां से रीड नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यहां से रीड नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से नहीं, यहाँ पे स्पैनर साइज आएगा और यहाँ पे होगा इसका डाया, यानी कि M4, ठीक है। M4 से लेके M36 को मैंने 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से, देखिए पहला भाग है हमारा स्काई ब्लू कलर, ये कलर देखिए स्काई ब्लू में है, ये हमारा पहला भाग है। दूसरा भाग हमारा ग्रीन कलर में है, तीसरा भाग पर्पल कलर में है, फोर्थ भाग हमारा जो है रेड कलर में है। ये जो कलर कोड है इन सभी में अलग अलग कैलकुलेशन यूज होगी। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, इसमें कोई महान काम नहीं करना है, कैलकुलेशन को समझ लीजिए, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं M4 के बोल्ट की। जैसे हम मान लिया कि आपके पास M4 का बोल्ट है, M4 होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया M4 मतलब 4, तो इसका आपको स्पैनर साइज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए स्पैनर साइज निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन पे आपको इसी में से निकालनी है, आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। 4 आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 का आधा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसमें हम 1 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 और 2 6 और 1 यानी 7, यानी कि 4 M4 के बोल्ट में हमारा 7 mm का स्पैनर लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए M6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 का आधा होगा 3 और इसमें फिर प्लस 1 करेंगे, ये होगा हमारा कितना हो गया 6 और 3 9 और 1 10। अब देखिए देख लेते हैं हमारा 10 mm का पाना लग रहा है या नहीं लग रहा। देखिए मेरे पास ये एक बोल्ट है, ये 6 mm का, ये देखिए मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूँ, उसको चेक करके देखिए, ये वैल्यू 1 है मेरे पास, ये इसमें एकदम ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं, देखेंगे तो आप 6 mm आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा 6 mm का बोल्ट है, ठीक है, दिख रहा है आपको, 6 mm का बोल्ट हो गया। अब इसमें हमने बताया कि 10 mm का स्पैनर लगेगा, अब लगेगा नहीं लगेगा देख लेते हैं। देखिए
ये हमारा तो फिर 10 और यहाँ पे हमारा 11 नंबर का। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए 11 का बड़ा हो जाएगा, देखिए देख रहे ना 11 का ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हमारा M6 के बोर्ड में 10 mm का स्पैनर लगा, आपने देखा। अब आगे और दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए अगर आपके पास बलून नहीं है तो आप स्केल से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्केल से भी आप इसको डायरेक्ट लगा के इसको आप रीड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 6 mm में पूरा आएगा। यहाँ से थोड़ा सा कम होगा तो हम थ्रेड टू थ्रेड लेते हैं तो बराबर हमारा आता है। ठीक है ना, थ्रेड टू थ्रेड लेके 6 mm में आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से स्केल से भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, तो अब इन सब के लिए एक ही फार्मूला, यानी कि इस पूरे के लिए, इसके लिए और इनके लिए यही हमारा जो कैलकुलेशन यूज होगी। कौन सी कैलकुलेशन यूज होगी? स्काई ब्लू कलर के लिए यानी कि M4 से लेकर M14 तक, M10 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके लिए यही कैलकुलेशन यूज होगी, यानी कि बोल्ट डाया साइज और उसका हाफ और उसका +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M10 को मैंने ग्रीन कलर से किया है, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा वो भी देख लीजिए। M10 को भी हमें ऐसे ही लिखना है 10 प्लस इसका आधा करेंगे 5। अब इसमें +1 नहीं करना है। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर से किया, इसमें +1 नहीं करना है, इसमें +2 करना है। ठीक है, ये याद रखना है इसको आपको। यहाँ M4 से लेकर M14 के बीच में क्या याद रखना है? सिर्फ M10 याद रखना है। M10 में क्या याद रखना है? M10 में सिर्फ की +2 करना है। ठीक है, +1 की जगह +2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 5 15 और 2 17। ठीक है, तो अब 17 mm का लगेगा ही लगेगा। देख लेते हैं, देखिए ये मेरे पास काफी सारे बोर्ड है 10 mm के। ठीक है, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। देख लेते हैं इसी को। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा जो है 10 mm का, देखिए दोस्तों आ गया हमारा। ठीक है, ये देखिए 10 mm का आपको दिख रहा होगा। स्केल से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि 17 नंबर इसमें लगेगा। 17 नंबर का देख लेते हैं आप। 17 नंबर कैलकुलेशन, 17 नंबर का स्पैनर है, यहाँ से 16 17 इसी टाइप से आता है। तो देखिए 17 नंबर का हमारा स्पैनर इसमें देखिए लग गया। ठीक है, 16 का लगाएंगे, लगेगा नहीं लग रहा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि M4 से लेकर M14 तक आपको एक ही कैलकुलेशन याद रखनी है। ठीक है, बस M10 में 2 कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों इस वाले कलर कोड की। ठीक है, ये जो कलर कोड, ठीक है ना, इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, इसमें एक ही कैलकुलेशन यूज होगी। कौन सी कैलकुलेशन होगी? इसमें हमें क्या करना है? देखिए M16 को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे M16 प्लस इसका आधा कितना होगा? 8। इसमें हमें +1 नहीं करना। ठीक है, अब 16 से लेकर 27 तक हमको +1 नहीं करना है। M22 को छोड़, M16 में होगा M16 + 8 बराबर 24। यानी कि इसका जो डाया होगा, कोई होगा जो आपके पास M16 का बोल्ट है उसका डाया होगा, तो वो डाया होगा आपका M16 का डाया होगा किसी के बोल्ट का, तो उसमें 24 नंबर का स्पैनर लगेगा। ठीक है, 24 नंबर का स्पैनर उसमें आपका लगेगा। 24 नंबर का स्पैनर मेरे पास अभी है। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें एक कलर कोड और किया है 22 में रेड कलर का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐसे ही करना है। अब एक चीज और देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे आपने किया M16 18 20 27 24 और 27 थोड़ा सा अलग हो गया। अब इसमें क्या करना है? देखिए इसमें भी सेम ही करना है। M27 को 27 लिखेंगे प्लस इसका आधा कर देंगे, इसका आधा होगा 13.5। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लें, कितना देगा हमारा? 14.5। अब 14.5 का तो mm का आएगा नहीं, हमारा आएगा 41 नंबर का स्पैनर, तो इसको हम 41 ही मानेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा 41 नंबर का स्पैनर लगेगा। ठीक है, इनमें हमें +1 नहीं करना है। M16 से लेकर M27 तक +1 नहीं करना। अब देखिए यहाँ भी आपको एक चीज याद रखनी है, ये है रेड कलर का। ठीक है, इसमें क्या करना? इसमें हमें करना, देखिए जैसे हमने यहाँ पे +2 किया था ना, क्या किया था हमने इसमें? M10 में +2 किया, M22 में -1 करना है। कैसे? देखिए 22 लिखेंगे, इसका आधा करेंगे 11। ठीक है, इसमें हम -1 कर देंगे। क्या करेंगे? -1 कितना आएगा हमारा? ये दोस्तों 22 + 11 33 -1 32। तो इसमें हमारा 32 mm का स्पैनर लगेगा। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आपको इसमें से क्या रखना है? M4 से लेकर 14 में M10 को +2 करना है, M22 में -1 करना है। अधिकतर जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो M10 से और M22 से ही पूछे जाएंगे, ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल ट्रिक्स होती हैं।
ये ट्रिक सबसे इजी होता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आपको प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका M30 के लिए भी यही लागू होगा, M36 के लिए भी लागू होगा, तो M33 के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है लागू होगा। ठीक है, आप देखिए M36 के बाद किस प्रकार से बोर्ड का डाया चालू होता है। M36 के बाद होता है M39, 42, 45, 48, इस प्रकार चलता है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो M36 तक ही एप्लीकेबल होती है। M36 से डाया का कोई बड़ा बोल्ट होगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट या ये फार्मूला या ये कैलकुलेशन लागू नहीं होती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन उसमें फिट नहीं बैठती है। M36 के बाद जो भी बोल्ट आएंगे उनमें ये कैलकुलेशन फिट नहीं बैठती है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद अगर मुझे बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना है, क्योंकि उसके बिना आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर तरीके से पढ़ाई किया हम, जिस दिन जहाँ सुटेबल हो जाए चलेगा, लेकिन जब तक जहाँ है ईमानदारी सब कुछ। दिन का 4 घंटा Thank you.